नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार दर्शनी। आज हम बिली लिम जी की पुस्तक साहस विफलता का इसके दूसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि बिली लिम ने अपने जीवन में अपनी किशोर अवस्था में किन परिस्थितियों का सामना किया और उन परिस्थितियों को चीरकर कैसे वो आगे बढ़े। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिली लिम जी बताते हैं, अभी तक मैंने आपको अपने जीवन के उन दिनों के बारे में बताया जब मैं अपने अभिभावकों पर आश्रित था और मैंने अलग तरह के अनुभव प्राप्त किए। सन 1976 की बात है। मैं हाई स्कूल बातुपहट जौहर मलेशिया के 5वें वर्ग कक्षा 10 में था। इसी वर्ष मैंने एक विशेष उपलब्धि हासिल की जिसका संपूर्ण श्रेय मैं अपने उस अध्यापक को देता हूँ जिसने भरी कक्षा में मुझे थप्पड़ मारा था। बचाव में मैं भी कुछ कहना चाहता था, परंतु मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। उस थप्पड़ के दर्द ने मेरा जीवन बदल दिया, क्योंकि इसी ने मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरित किया। इसी वर्ष के अंत में मैं वर्ग 5 की परीक्षाओं में बैठा। यहाँ भी मैं जीवन का एक और महत्वपूर्ण सबक सीखने जा रहा था। परीक्षाओं में मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की, परंतु फिर भी मैं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। बाद में मुझे पता चला कि कुछ ऐसा भी है जिसे परीक्षा उत्तीर्ण करने की तकनीक कहा जाता है। जबकि मैंने ज्ञान अर्जन के श्रम में स्कूल जा रहा था, क्योंकि मेरे परिणाम अच्छे नहीं थे, अतः मैं छठे वर्ग प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में प्रवेश नहीं पा सका। मैं अपने कैरियर को लेकर बहुत चिंतित था। मेरे अभिभावकों को मेरे कैरियर से कोई लेना देना नहीं था। मैं और मेरा दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रहे थे। अंततः मैंने दूसरा मार्ग अपनाया। वहाँ संध्याकालीन कक्षाएं चला करती थी, जहाँ सुविधाओं का पूर्णतः अभाव था। हमें छठवें वर्ग से बहिष्कृत माना जाता था। लगभग एक वर्ष पश्चात मैं पुनः दुविधा की स्थिति में था। मुझे मेरा भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था। तभी कुआलालंपुर में तुकु अब्दुल रहमान कॉलेज, जिसे बाद में हमारे प्रधानमंत्री का नाम दे दिया गया, की स्थापना की गई। मैंने प्रवेश के लिए आवेदन किया और मुझे दाखिला मिल गया, परंतु अब एक नई चुनौती मेरे सामने थी। मुझे आरंभ से अर्थात एक साल पीछे से शुरुआत करनी थी। मुझे लगा बहुत पहले ही शायद मुझे एक अच्छा कॉलेज ढूंढ लेना चाहिए था, परंतु यह मेरे लिए दुर्भाग्य की बात थी। मैं कक्षा में सबसे अधिक बोलने वाले छात्रों में से था, अतः मेरा चयन वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए किया गया। इसमें मेरी प्रतिद्वंदी एक लड़की थी। जब वह बोलने के लिए मेरे सामने खड़ी हुई तो मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं कांप रहा था, मैं सब कुछ भूलता जा रहा था और अंततः मैं पराजित हो गया। सन 1969 में से एक बार फिर मैं एक नया सबक सीखने जा रहा था। स्कूल छूटने के बाद मैं बस से अपने घर की ओर जा रहा था। वातावरण में तनाव था, लोग इधर उधर भाग रहे थे। मैं तुरंत घर पहुंचा। मैंने नहा धोकर खाना खाया और बालकनी में बैठकर अपना मनपसंद रेडियो कार्यक्रम सुनने लगा। तभी कार्यक्रम के बीच में हमारे प्रधानमंत्री की आवाज़ में एक विशेष उद्घोषणा सुनाई दी। संचार बंदी लागू कर दी गई थी। हमारा राष्ट्र उस समय 13 मई 1969 को ऐतिहासिक दंगों की आग से झुलस रहा था। शुरुआत में तो मुझे यह सब अच्छा लगा। स्कूल न जाना सभी को अच्छा लगता है, परंतु मुझे कर्फ्यू का मतलब पता चला। परंतु इसकी काली छाया अब मुझ पर भी पड़ने लगी थी। कुआलालंपुर के विभिन्न भागों में आगजनी की घटना आमजन होती जा रही थी। स्त्रियों एवं मासूम बच्चों की हत्या की खबरों से समाचार पत्र भरे पड़े थे। एक दिन मैं बालकनी में बैठा हुआ था कि अचानक मुझे मेरे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा। लगभग 15 फुट की दूरी पर मुझे एक M61 राइफल से निशाना साधा गया था। मेरा सौभाग्य था कि उस जवान ने बटन नहीं दबाया, नहीं तो आज यह पुस्तक आपके हाथों में नहीं होती। वर्ष 84 में
भारत में हुए दंगे और पूर्वी तिमोर में 1999 में हुई हिंसक घटनाएं मेरा ध्यान 35 साल पीछे सन 1969 में खींच ले जाती है। मुझे सोचकर बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्या आज भी यह सब होता है? ना जाने लोग कब सुधरेंगे। सन 1970 की बात है। मेरी उम्र 20 वर्ष थी। मैं अपने छठे वर्ग की परीक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा था। साथ ही अपने पिता की दुकान भी संभाल रहा था। मेरे पिता वर्षों पहले ही अपना व्यवसाय बदल चुके थे। स्थानीय राजनीति में आई उलझनों के चलते उन्हें शहर छोड़ना पड़ा था। दुकान का प्रबंधन मेरी माँ के हाथों में था। संयोग से एक दिन मेरी मेज पर मैंने एक पुस्तक को रखा हुआ पाया। आज तक मुझे यह नहीं पता कि वह पुस्तक वहाँ कैसे पहुँची या वहाँ किसने रखा, परंतु उस समय पुस्तक उस मेज पर थी। यह सच्चाई है। उसका शीर्षक बड़ा ही विचित्र था, जैसा कि उस समय मैं सोचा करता था। उस पुस्तक का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। मैं पढ़ने का शौकीन नहीं था, परंतु डॉक्टर नेपोलियन हिल द्वारा लिखित इस पुस्तक ने मुझे आकर्षित किया। इसे न पढ़ने के लिए मेरा दिल नहीं माना। अंततः मैंने उस पुस्तक को पूरा पढ़ डाला। मेरे जीवन में यह पहला मौका था जब मुझे पता चला कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए, वह सभी कुछ कैसे हासिल किया जाए जो आप पाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था कि नेपोलियन हिल की यह पुस्तक विश्व भर में लाखों लोगों को उनका जीवन बदलने के लिए प्रेरित कर चुकी है। इसके सिद्धांत मुझे बेहद पसंद आए और अपने सपने पूरे करने के लिए मैंने इन सिद्धांतों का 101% पालन करना आरंभ कर दिया। परंतु अपनी जिंदगी के दूसरे भाग में मलाया विश्वविद्यालय में मैंने सफलता के इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल भी किया, क्योंकि उस समय अधिकतर छात्र चिकित्सक बनने के इच्छुक थे। अतः मैं भी चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करना चाहता था, परंतु CEE एवं 0 के मेरे परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं थे। मैं भाग्यशाली था कि मुझे राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति मिल गई। विश्वविद्यालय के नियमानुसार छात्रवृत्ति के चलते मुझे विशेष स्थान प्रदान किया गया। कॉलेज कैंपस में मैं अपनी विशेष पहचान बनाना चाहता था। अपनी इसी इच्छा एवं थिंक एंड ग्रो रिच के मार्गदर्शन के चलते मैं छात्र संघ के चुनाव में कूद पड़ा। मुझे फैकल्टी सीटें चलाने के लिए कहा गया। कोई अन्य रास्ता नहीं था। मुझे मुख्य समिति यूनिवर्सिटी मलाया स्टूडेंट यूनियन जाना पड़ा। मैंने अपने 2 मित्रों की मदद से इश्तिहार लगाए। विश्वविद्यालय के एक विभाग से दूसरे विभाग जाकर प्रचार किया। मैंने बुकमार्क बांटे जिन पर लिखा था, मैं 3 शब्द कहना चाहता हूँ, मुझे वोट दो। मेरा प्रचार अलग तरह का था। मुझे कोई नहीं जानता था। फिर भी 36 पदों के लिए खड़े 100 से भी अधिक उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट पाने वालों में से मैं तीसरे स्थान पर था। मैं थोड़ा नर्वस था, पर दबाव महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि स्टूडेंट काउंसलर आगे कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। परंतु मुझे पक्का भरोसा था कि थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांत बाइबल की तरह मेरे साथ हैं। मैं अनुभवहीन था, इसलिए मुझे छात्र संघ की कार्यकारी समिति में रखा गया। मुझे छात्र संघ का मंत्री नियुक्त किया गया। मैं नहीं जानता था कि आगे मुझे क्या करना होगा, बस मुझे कुछ बनना था और वह अब मैं था। इसी दौरान मुझे यह जानने का भी मौका मिला कि मुझसे पहले वाले व्यक्ति की उपलब्धियां क्या थी। सभी यह समझते थे कि मुझे पता होगा। मैं कार्यक्रमों के आयोजन एवं फंड जमा करने में व्यस्त हो गया। हाँ, फंड यानी पैसा। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच के संपूर्ण सिद्धांत लागू कर डाले। मुझे लगा मैं धनी बन रहा हूँ। मैंने विज्ञापन बेचे। मैं छात्र संघ के लिए धन कमाने की मशीन बनता जा रहा था। उस समय हमारी कार्यकारी समिति सामाजिक संस्था की छवि के साथ कार्य कर रही थी। सचमुच मुझे पता नहीं था सामाजिक का अर्थ क्या होता है। मुझे छात्र कार्य योजनाओं को पूरा करना
एवं फंड इकट्ठा करना आता था। हमारी कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्य सामाजिक परिस्थितियों के लिए जूझ रहे थे। उस समय मुझे जूझने का अर्थ भी नहीं पता था। वे मध्य पूर्वी एवं फिलिस्तीनी विषय पर किए जा रहे स्टेज शो मात्र थे। कुआलालंपुर में कुछ स्टेज शो में मैंने भी भाग लिया, इसलिए नहीं कि मुझे इसमें रुचि नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मैं कार्यकारी समिति का सदस्य था। हमारा प्रदर्शन सन 1974 में अपनी चरम सीमा पर था। मुझे भली भांति याद है, पूर्व महाशासक यंग डी पतुर्न अगांग एवं महाराजा राजा अजलन शाह ने बीच बचाव की पेशकश की और 8 दिसंबर 1974 को उस समय के शिक्षा मंत्री डॉक्टर महाथीर FRU फेडरेशन रिजर्व यूनिट की सहायता से मामले को निपटाया। हमारी यूनियन का सेक्रेटरी जनरल देश छोड़कर भागने में सफल रहा। पूरे 20 साल बाद उस देश में पुनः घुसने की अनुमति मिल सकी। कार्यकारी समिति के 2 सदस्य इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट ISA के तहत जेल भेज दिए गए। एक अन्य सदस्य जिनके पास संपूर्ण राज्य का धन खजाना था, उसने तुरंत त्याग पत्र दे दिया। खैर, मैं सफलता के सिद्धांत सीख रहा था। क्या मैं कह सकता हूँ कि हमने जो अनुभव किए वे उचित, मनोरंजक, कठिन एवं लंबे समय की देन थे। परंतु एक बात पक्की थी, हमारा भविष्य अब उज्जवल था। सन 1975 की बात है। कॉलेज कैंपस छोड़ने से पहले मैंने अपने मित्रों के सामने फिर कभी मलाया विश्वविद्यालय लौट कर न आने की कसम खाई। मैंने बाहरी दुनिया में कुछ कर दिखाने का फैसला किया। मैंने तृतीय वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मेरे पास स्नातक विज्ञान की भी डिग्री थी। मेरे परीक्षा परिणाम ऐसे नहीं थे कि मैं ऑनर्स में प्रवेश ले पाता। मैंने भी सोचा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं बाहरी दुनिया के नाम कमाना चाहता था। मैं नौकरी की तलाश में था। मेरे एक पुराने मित्र के सहयोग से मुझे मेरे पैतृक शहर में अध्यापक की नौकरी मिल गई। मैं पूरी तरह से अध्यापन में व्यस्त हो गया, परंतु अंततः यह एक अस्थायी नौकरी ही तो थी। स्थायित्व के लिए मैं अच्छी नौकरी की तलाश में था। मुझे अपनी डिग्री की कीमत का अंदाजा नहीं था। मुझे तो बस पता था कि मैं किसी भी संख्या में पूरी लगन से काम कर सकता हूँ। मैं अनुभवहीन था। आपको शायद अंदाजा होगा कि एक अनुभवहीन व्यक्ति को अपनी पहली नौकरी ढूंढने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। 6 माह बीते, फिर 9 माह। मेरा आत्मविश्वास अब डगमगाने लगा था। मैं कुंठित था। मुझे अपना भविष्य पुनः अंधकारमय नजर आ रहा था। मैंने अपनी छोटी बहन की सलाह पर नौकरी छोड़कर डिप्लोमा करने का निर्णय लिया। इसके लिए मुझे वापस मलाया विश्वविद्यालय जाना था। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिल का मुझसे साहस नहीं था, बल्कि मुझे अपने वह शब्द याद आ रहे थे जिनमें मैंने अपने मित्रों के सामने विश्वविद्यालय में फिर कभी न लौटने की प्रतिज्ञा ली थी। मैं आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा था, इसलिए मैं 2 सप्ताह की देरी से वहां पहुंचा। मैं अपनी कक्षा समाप्त होते ही सीधे घर पहुंच जाता था। एक रोज मैं अपनी पुस्तकों की साफ सफाई कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र थिंक एंड ग्रो रिच पर पड़ी। सच कहूँ तो पूरे 1 वर्ष तक मुझे इसका स्मरण ही नहीं रहा था। मुझे स्वयं पर गुस्सा आ रहा था। इसी पुस्तक से मैंने सफलता के अनेक सिद्धांत सीखे थे। मैं इनका पालन करने के बजाय आज व्यर्थ के कार्य में व्यस्त था। शायद मैं कुछ भूल चुका था। इस विचार ने मुझे वह पुस्तक पुनः पढ़ने के लिए प्रेरित किया, वह भी मात्र 1-2 बार नहीं, अनेकों बार, जैसा कि लेखक ने पुस्तक में सलाह दी है। मेरी रुचि को देखते हुए मेरे एक मित्र ने थिंक एंड ग्रो रिच से संबंधित एक टैप मुझे सुनने के लिए दी। अर्ल नाइटिंगेल टैप के वक्ता के सुझाव का पालन करते हुए मैंने इसे प्रतिदिन सुनना आरंभ कर दिया। उसी मित्र ने मुझे सूचना दी कि थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक पर आधारित डेयर टू बी ग्रेट नामक 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हमारे शहर में किया जा रहा है। इसके लिए मुझे $16 अदा करने थे।
सन 1976 में मैं एक छात्र के लिए यह बड़ी रकम थी, परंतु मेरे सपने के सामने यह छोटी थी। मैं यूनियन हाउस गया, वहाँ मैंने जुआ खेलकर अपने लिए यह धनराशि जुटाई। सप्ताहांत में मैं सेमिनार हॉल में था। सच ही है, जब आपका सपना काफ़ी बड़ा हो तो चुनौतियाँ आपका रास्ता नहीं रोक सकती। उन 3 दिनों ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। मैं वक्ता के हर एक शब्द को कलम की सहायता से अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहता था। सेमिनार की समाप्ति तक मैं पूरी तरह बदल चुका था। मैंने जैसे स्वयं को पा लिया था। कोई भी विपत्ति मेरे मार्ग में बाधा बनने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। संक्षेप में कहूँ तो मेरी उन भावनाओं को शब्दों की सीमा में बांधना संभव नहीं है। मेरा उत्साह चरम पर था। मैं महान बन चुका था, सब कुछ बदलने को तैयार था। हाँ, और यह बिल्कुल सच है। मुझे यह बात तब समझ में आई कि मोहम्मद अली अखाड़े में घुसते ही हर बार मैं महान हूँ क्यों चिल्लाया करता था। अब मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। अब मैं डिप्लोमा छोड़ना चाहता था। मेरे पास एक मिशन था, कुछ ऐसा जो मैं संपूर्ण विश्व को बांटना चाहता था। बचपन के एक मित्र जो मेरे साथ डेयर टू बी ग्रेट सेमिनार में भी थे, उनके साथ मिलकर जनवरी 1977 में मैंने प्रति व्यक्ति $263 के पूंजी निवेश के साथ फॉन्ट्रिस इंक नामक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की स्थापना कर डाली। मैं फॉन्टिस का महानिदेशक बना। अगर कोई आपको नौकरी नहीं दे सकता तो स्वयं के लिए काम पैदा करें। हम दूसरों के लिए काम क्यों करें? विश्वविद्यालय से पढ़ लिख कर हम बेरोजगारी क्यों मोल लें? हमारे स्लोगन नारे थे। तो दोस्तों, देखा आपने एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कितने संघर्षों का, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो कि बिली लिम जी ने की और एक सफल इंसान बने। चलिए इसी के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला कोई भी ऑडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।